ओके चलिए, वॉइस आ रही है। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा वॉइस आ गई होगी अब। आ, चलिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पीछे, आप बहुत अच्छे तरीके से कि आज क्या लिखा है, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का अपन क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, आप कोई गैप नहीं होगा, आप कोई भी गैप नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई भी गैप नहीं है। अपन देखो तत्भुत जो देखिए, जो टॉपिक मैंने बाद में पढ़ा है ना, उन टॉपिक के बारे में जानकारी ले लो। जो भी टॉपिक हमने बाद में पढ़े, चाहे फिर वो आपका तत्सम हो, चाहे फिर वो आपका तद्भव हो, इवन संधि क्यों ना हो। संधि का एक क्लास बच गया, उसको मैं एक दो दिन में करा दूंगा, और एक क्लास समाज की बच गई है। तो यहां से क्वेश्चन ना, मान लीजिए 5% आते हैं, आते भी और नहीं भी आते हैं। जरूरी नहीं कि यहां से क्वेश्चन आए, यहां से क्वेश्चन आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चन आते भी और नहीं भी आते, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? बढ़िया। हाँ बिल्कुल पूर्वी जी, हिंदी काफी रहेगा। यहाँ पे मैं आपको लगभग 8 से 10 से 11 12 मेरे पास बहुत सारे सेट हैं, मैं पूरे मॉक टेस्ट लगवा दूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। पूरे के पूरे मॉक टेस्ट लगा डालेंगे, पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा। पहले मैं प्रीवियस लगवा देता हूं, 2023 2022 2021 है ना, 2020 2019 जो भी एग्जाम में हिंदी आई है, उन सभी को मैं आपको क्लास में लगवा दूंगा। फिर कुछ मॉक भी लगाएंगे जो संभावित क्वेश्चन है, तो आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, मॉक में हिंदी मॉक कब अपलोड कराएंगे? ये हर्षल जी, ये आप प्रैक्टिस करिए, आज की क्लास से ही प्रैक्टिस करिए। तो सभी को आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? अगर सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है तो एक बार ओके लिख दीजिए, हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम। एवरीवन एक बार ओके लिखिए फटाफट, सभी सभी ओके लिखिए, और मैं यहां पे क्वेश्चन शुरू करता हूं। वेरी नाइस, बढ़िया। आप कोई भी बात नहीं करेंगे है ना? इको हो रहा है, इको हो रहा है। वेरी नाइस, आप कोई भी बात नहीं करेंगे है ना? नहीं नहीं, इको नहीं हो रहा है, वो टीना जी मेरी आवाज ही राहत फतेह अली खान जैसी बांस की तरफ फट गई है ना। बिल्कुल गैप नहीं करेंगे दीपक जी, बिल्कुल गैप नहीं करेंगे। चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, ये पैसेज है, आराम से पढ़ना है पैसेज को, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, आज का मॉक लिखते चलिएगा। एक बार मॉक लगाने का तरीका, व्हाइट शीट लीजिए और अपना आंसर लिखते चलिएगा। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, जो भी होगा आपका। अगर राइट होगा तो राइट कर दीजिएगा, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग कर दीजिएगा। राइट होगा तो राइट, रॉन्ग होगा तो रॉन्ग। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा आउट ऑफ 40 में आपके कितने मार्क्स आए, माइनस मार्किंग के साथ। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे मान लीजिए आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप उसमें स्किप कर दीजिएगा, स्किप लिख दीजिएगा ऐसे अपने व्हाइट शीट में। अच्छा, स्किप लिख दीजिएगा तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आप यहाँ पे हम जीरो कर लेंगे, यहाँ पे मार्क्स ना ऐड करेंगे, ना माइनस ना प्लस, कुछ भी। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा खुद से स्किप करिएगा, खुद से एग्जाम निकालना है, कोई भी चीज नहीं ध्यान रखना। ठीक है, चलो पोल नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन लिखिए आप, पोल वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सीधे क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, आराम से पढ़िए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ई नहीं दिख रहा ना, ऑप्शन नंबर ई मैं यहां पे लिख देता हूं।
ऑप्शन नंबर ई है आपका कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। रियल एग्जाम को ध्यान में रख के आपको टेस्ट लगाना है। बढ़िया। चलिए देखिए, अब इससे जुड़े हुए ये 2023 में इस गद्दान से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने कहा कि जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से संबंधित हो सकती है, तो खाली मकान को किराए पर उठाने से संबंध में हो सकती है, या किसी औषधि प्रचार से संबंधित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं, वे इसे निरर्थक मानते हैं। इसका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप से अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी, जबकि खराब वस्तुएं विज्ञापन की सहायता पाकर भी है ना भांडाफोड़ होने पर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। परंतु लोगों की यह सोच गलत है। आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है, अतः विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु के वास्तविक से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी जरूरत की वस्तुएं प्रस्तुत करती है, उनकी मांग बढ़ाता है और अंततः हम उन्हें जुटाने चले चल पड़ते हैं। यदि कोई वस्तु या कंपनी ठीक है उत्पादक कहलाती, ठीक है, बढ़िया। सभी के आंसर आ गए, बिल्कुल सभी के आंसर आ गए हैं। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट रुकिएगा, ये प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। मैं इसको किसी और स्लाइड में ओपन कर देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर दिखने लगे। 1 मिनट रुकिएगा ना दोस्तों, वो प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। मैं एक प्रॉपर वे वाली चीजें यहां पर मैं ओपन कर देता हूं। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन, मैं पहले पहले 5 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर। ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया। अच्छा, ये लिखा भी है। हाँ, ये लिखा भी है सेकेंड क्वेश्चन। बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैसेज का ये कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी क्या है इसमें से। इसमें भी आंसर देना और व्हाइट शीट में भी लिखना है आपको, व्हाइट शीट में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव,
पुराने समय में विज्ञापन होता था किस तरीके से? बढ़िया, चलिए, और इसी में क्वेश्चन और आएगा, ये अलग चीज है। चलिए बात करते पहला, उत्पादक से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, अगर आप यहां पर देखिए, अब आपकी बारी खत्म, अब मेरी बारी शुरू। यहां पर सभी बहुत अच्छे तरह से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहां पर आप देखिएगा तो लिखा है कि उत्पादक से क्या तात्पर्य है, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है आपका कि यदि यदि अगर देखा जाए, यहां पर लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसे उत्पादक कहा जाता है। यहां पे दिख रहा है ये चीज, तो क्या लिखा है? किसी कंपनी द्वारा किया गया किसी वस्तु का निर्माण, कंपनी द्वारा किया कि किसी वस्तु का निर्माण क्या कहला देता है आपका? वो कहला जाता है यहां पर प्यारे साथियों, उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए, वो उत्पादक कहला जाता है। सभी का सही होगा, जिनका सही होगा राइट करते चलिएगा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 अगर ध्यान से पढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वस्तु और सेवाओं, यहां पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2 की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला होता है। तो जो वस्तुओं को खरीदे या सेवाओं को खरीदे वो क्या कहला देता है? फुटकर व्यापारी तो बेचने वाला होता है, उत्पादक बनाने वाला होता है, ग्राहक जरूरी नहीं है कि सामान को खरीदे। यहां पे लिखा है कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला क्या कहलाता है? तो वह कहला देता है आपका उपभोक्ता, जिसे हम कह देते हैं कंज्यूमर, जिसे हम क्या कह देते हैं? जिसे हम कंज्यूमर कह देते हैं। हु कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट गाय हु कंज्यूम एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी क्या है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच की कड़ी को कौन बांध के रखता है? मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है और उसे मैं खरीदूं, उसके लिए जरूरी क्या है? स्वयं उपभोक्ता जिम्मेदार? नहीं। बीच की कड़ी कंपनी होता है? बिल्कुल नहीं। विज्ञापन, समाचार पत्र? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या होता है आपका? विज्ञापन होता है। वो क्या होता है आपका? विज्ञापन होता है। क्या होता है वो आपका? विज्ञापन होता है। क्लियर है? बढ़िया। अब देखिए, अब ये बात अलग से कुछ भी नहीं, देखो 2023 में कितना सारा रहा है, यहां पे लिखा भी है, यहां पे लिखा है कि उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहला देता है, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर देता है? विज्ञापन करता है। पूरे पैसे से ही क्वेश्चन आया, कुछ अलग से नहीं लगाने आपको दिमाग। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विज्ञापन का कार्य क्या है? बताओ, विज्ञापन का कार्य क्या है? ये आपने सबने कमेंट किया था। विज्ञापन का कार्य क्या है? हाँ जी, तो विज्ञापन का कार्य क्या है? सबसे पहले उत्पादक का प्रचार प्रसार करना है, किसी भी प्रोडक्ट का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। बिल्कुल, विज्ञापन यही कहलाता है, एडवर्टीजमेंट तो यही कहला देते हैं। फिर उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो यहां पर हम कह सकते हैं मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना नहीं होता विज्ञापन का काम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि पुराने समय में विज्ञापन कैसे होता था? जरा पढ़ो। हाँ जी, आराम से पढ़ो। विज्ञापन जो है पुराने समय में कैसे होता था? तो ये लिखा है, देखो यहां से पढ़िए, ये लिखा है यहां पे, पुराने
जमाने में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। किसके तरीके से होता था? मौखिक तरीके से होता था। यानी कि विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया सर, ये तो फ्री के 5 नंबर है। 2023 का क्वेश्चन है ये, हाल ही में, मतलब पिछले साल ही आया था। कितना सरल था, है कि नहीं? बिल्कुल सर, 5 तो हो गए। चलिए टीना जी, अभी मार्क्स नहीं बताना मेरे प्यारे बच्चों, अभी मार्क्स नहीं बनाना। नो नो नो, आई विल टेल यू, मतलब आई विल आस्क यू एट द एंड ऑफ सेशन। सेशन के एंड में पूछूंगा मैं आपसे ना, अभी नहीं। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञापन में कौन सा उपसर्ग है? सभी बताइए फटाफट। हाँ जी, विज्ञापन में कौन सा उपसर्ग है? ये अभी मैंने पढ़ाया। अगर देखा जाए तो ये निकलेगा वी प्लस ज्ञापन। क्या निकलेगा? वी प्लस ज्ञापन। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निकलकर आ जाएगा। वी प्लस ज्ञापन हो जाएगा विज्ञापन। वेरी गुड। 7 नंबर, आज के समय में जिंदगी को तेज गति किसने दी है? हाँ जी, आज के समय में जिंदगी को तेज गति किसने दी है? अब देखिए, ये क्वेश्चन, मुझे माफ करिएगा, ये क्वेश्चन 5 नहीं है। ये क्वेश्चन 5 नहीं है, ये मुझे लगता है 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का पेयर है, 5 का नहीं है। ये मुझे इसीलिए लग रहा है। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन उसी का है। 7 नंबर क्वेश्चन उसी का है। पढ़िए क्या लिखा, आज के समय में जिंदगी को तेज गति किसने दी है? बताइए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं। हाँ जी, पढ़िए लास्ट पैसेज का सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िए। पैसेज का सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िए। पैसेज का सेकेंड लास्ट लाइन पढ़िए कि आज समय तेजी का है, संचार क्रांति ने जिंदगी को स्पीड दे दी है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए विज्ञापन मानव जीवन की अनिवार्यता बन गया है। यानी आज के समय में जिंदगी को तेज गति किसने दिया है? तो आज के समय में यहां पर जिंदगी को तेज गति देने का काम किसने किया है? संचार क्रांति ने किया है। किसने किया है? संचार क्रांति ने किया है। बढ़िया। अच्छा, यहां से क्वेश्चन अलग आ गया। तो हमने देखा कि पैसेज से टोटल 7 क्वेश्चन आए। पैसेज से 7 क्वेश्चन आए, ठीक है, ये हमने डन कर लिया। यहां से जो पैसेज से हमारा क्वेश्चन आया, ये 10 नहीं आया, बल्कि कितने आ गए? 7 ही आया। चलो कोई बात नहीं, 7 ही पैसेज आया। बढ़िया। चलिए, 7 के बाद नेक्स्ट नया क्वेश्चन आ गया, जो वर्ड फिलिंग करनी है। हाँ ठीक है टीना जी, अब पैसेज नहीं है, अब ये अलग क्वेश्चन है, अब ये नया क्वेश्चन है। हाँ जी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते चलेंगे, आराम से पढ़िए। हाँ जी, बढ़िया। देखिए क्या लिखा है, शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है, और कला से हम उस विषय का खाली स्थान सीखते हैं। क्या ऑप्शन नहीं होगा, ये एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन क्या नहीं होगा, वो एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, और कला से हम उस विषय का काम सीखते हैं? नहीं।
कला से उस विषय का हम ज्ञान सीखते हैं? नहीं। कला से उस विषय का हम संयोग सीखते हैं? नहीं। अब या तो प्रयोग है या तो उपयोग है। अब एक बात समझिएगा सुनील जी, बेटा आराम से कराया जाएगा, जल्दबाजी मत करो, है ना, बिल्कुल स्लो चलेंगे। जल्दबाजी करोगे तो मैं सिर्फ आंसर बता दूं क्या? ऐसा बताओ, मैं सिर्फ आंसर बता दूं, डिटेल नहीं पढ़ाऊं, जैसा आपको ठीक लगे। चलो 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, हमने कहा शास्त्र हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और उस कला को हम विषय को क्या करते हैं? प्रयोग नहीं सीखते। किसी भी ज्ञान का हम प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना। प्रयोग वस्तुओं का किया जाता है। प्रयोग जो है यह वस्तुओं का किया जाता है। प्रयोग हम वस्तुओं का करता है, ज्ञान का नहीं। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर। अच्छा, इसमें इसे हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन हटा देते हैं, इसमें ऑप्शन वही दे दिया है। हाँ नेक्स्ट 10 नंबर, एक क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। 10 नंबर, उसे स्किप कर दिए, ऑप्शन सेम था। हाँ, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है। बढ़िया, शानदार शानदार, वेरी गुड। देखिए हमने कहा प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य क्या रहा है? मुख्य केंद्र रहा है, क्योंकि बात ही वैसा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? लाइन ही कह रहा है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र रहा। ऑप्शन नंबर डी, और सभी ने डी बताया। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपने बताया, दिल खुश करने वाली बात कर दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी और डी में क्या डिफरेंस है? सी और डी में क्या डिफरेंस है? देखिए, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य क्षेत्र रहा है। क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, यहां पर बोल रहे हैं कि चाहे वो धार्मिक बात हो पूरे भारत में, सांस्कृतिक की बात हो, आर्थिक की बात हो, राजनीतिक की बात हो, उन सभी क्रियाकलापों का जो सबसे अट्रैक्शन पॉइंट था, पॉइंट की बात हो रही है, किसी एरिया की बात नहीं, पॉइंट की। तो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा? केंद्र, ये हो जाता है। ठीक है। सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग की प्रेरणा, प्रोत्साहन और खाली स्थान से बढ़ाया जाए। और किससे बढ़ाया जाए? प्रेरणा से बड़ा मोटिवेशन किया जाए, मोटिवेट किया जाए। सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग के लिए क्या किया जाए? सामने वाले को मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो अब जिसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, जिसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि
पूरा ये जो सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव टोन पे बात हो रहा है, तो नेगेटिव टोन वाले वर्ड्स तो हटा दीजिएगा। जितने भी नेगेटिव टोन वाले वर्ड्स हैं सब नहीं नहीं नहीं, मध्य प्रदेश क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश पूरे भारत की दृष्टि से क्या था, केंद्र बिंदु था। मध्य प्रदेश क्षेत्र नहीं था, मध्य प्रदेश पूरे भारत की दृष्टि से केंद्र बिंदु था, क्योंकि उन्होंने यहां शब्द लिखा प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल की बात हो रही है कि पूरे भारत के एरिया में मध्य प्रदेश केंद्र बिंदु रहा। यहां पर पॉजिटिव टोन पे बात हो रही है, तो निगेटिव टोन हटा दो, दबाव, दंड। अब चूंकि हिंदी के प्रयोग की बात हो रही है, तो धन की बात नहीं होगी, सार्थक की बात नहीं होगी, यहां पर आंसर क्या जाएगा, सद्भावना। तो हिंदी के प्रयोग की प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए, यह नीति है कि हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में क्या किया जाए, प्रेरणा दी जाए, प्रोत्साहन दिया जाए और सद्भावना से बढ़ाया जाए। और यह बात किसमें कहा गया है? यह बात कहा गया आपका आर्टिकल 351 में कहा गया है। मैं हिंदी खुद पढ़ाता हूं तो इसमें आर्टिकल 351 आता है। आर्टिकल 351 में यह बात कही गई है। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए खाली स्थान का स्रोत बन सकती है। जो अच्छे चरित्र के व्यक्ति है, उनकी आत्मकथाएं अन्य व्यक्तियों के लिए क्या बन सकती है? बहुत बढ़िया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो भाई अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी सच्चरित्र मतलब क्या होता है, अच्छे व्यक्ति के चरित्र के व्यक्ति जो है, उनकी आत्मकथा जो बायोग्राफी है, वो अन्य व्यक्तियों के लिए कैसा काम करेगी, मोटिवेशन का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? मोटिवेशन का काम करेंगी, प्रेरणा का काम करेंगी, है कि नहीं? बिल्कुल, सभी ने इसी बताया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया पहुंच गए अपने कहानी में। बोला अरे यार सर, आप तो आ गए। आराम से पढ़िए। बढ़िया। नीचे दिए गए 5 या 6 वाक्यों य, र, ल, व, श, ह को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन यहां से है ना, ये क्वेश्चन अलग है ना, ये क्वेश्चन यहां से है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, मिनिमम 5 तो मिल ही जाएंगे आपको, तो इनका व्यवस्थीकरण कर लो। पांच वाक्य हैं, पांचों का क्रम बैठा लो अच्छे तरीके से। देखना ये समय पर बैठा हुआ है ना, साहित्य से क्वेश्चन आया है।
चलिए बढ़िया। अब देखिए इसे आप फर्स्ट में कीजिए मेरे प्यारे हर्ष जी, आप इसे फर्स्ट में कीजिए, बाद में कीजिए। पूरे 40 क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन ये दिखा रहा हूं कि क्या क्या तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्रम से करना पड़ेगा। एग्जाम में कोई क्रम नहीं होता, जो आपको सही लगे, जैसा आपको ठीक लगे, सारे क्वेश्चन को आपको स्किप करते। देखिए जैसे क्वेश्चन नहीं बनता आप स्किप कर दो, देखो बहुत सारे क्वेश्चन सरल मिल जाएंगे। मतलब 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो सरल ही मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करता है। चलिए आइए हम देखते हैं। अब ये जो है ना, ये इतिहास पर बेस्ड है, जिसमें से अगर मैं आपसे बोलूं वाक्य कहां से शुरू नहीं हो रहा है, तो निराला और महादेवी वर्मा से वाक्य की शुरुआत नहीं हो रही है, भावानुकूल से नहीं हो रहा है वाक्य, चित्रमय से नहीं हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है। तो शुरुआत कहां से हो रहा है? या से। अगर मैं बोलूं इस वाक्य का क्रम क्या होगा, तो क्रम सबसे पहले होगा या। तो हमने पढ़ा कि छायावादी युग प्रधानता मुक्त गीतों का युग है। ये मुक्त गीत गेय, गेय का मतलब क्या होता है? एक ऐसे गीत जो आनंद प्रदान करते हो। गेय का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाले गीत। तो मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक है, तथा संगीतात्मक है। यहां तक लिख लिए, संगीतात्मक है। उसका अगला क्रम आएगा कि भाई इसमें कौन कौन से कवि थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में गीति का सुंदर विधान है। गीति का क्या है? सुंदर विधान है। गीति का सुंदर विधान है, गीति का सुंदर विधान है। फिर लिखा राम कुमार वर्मा ने ये गीत भी लोकप्रिय हुए। यहां पर एक शब्द लिखा है भी। अब भी लिखा मतलब ये सेंटेंस इसके तुरंत बाद नहीं आएगा, ये वाक्य इसके तुरंत बाद नहीं है, क्योंकि भी लिख दिया है। तो हम क्या बोलेंगे? निराला और महादेवी के काव्य में गीति का सुंदर विधान है। राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए। राम कुमार वर्मा के गीत भी क्या हुए? लोकप्रिय हुए। भावानुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। किनकी बात कर रहा है? उन्होंने लिख दिया ना, उन्होंने। ये उन्होंने किनके लिए लिखा है? राम कुमार वर्मा जी के लिए लिखा है। ये राम कुमार वर्मा जी के लिए यहां पर उन्होंने शब्द ऐड किया। उन्होंने क्या लिखा कि भावानुकूल छंद चयन करने में भी राम कुमार वर्मा ने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। मौलिकता का प्रदर्शन किया है। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया। ये तो कंफर्म था, ये सेंटेंस एंड है। ये तो कंफर्म दिख रहा है कि उन्होंने एंड कर दिया इस सेंटेंस से। तो हमारा क्रम ये निकल के आ जाता है, या व र श ला, ये निकल कर आ जाता है। और इसके बाद हे भगवान, पागल हो गए बच्चे। अब ये लिखा है उन्होंने, ये इसके लिए लिखा है, इसके लिए, इनके लिए, राम कुमार वर्मा जी के लिए लिखा है। ये राम कुमार वर्मा जी के लिए लिखा है भाई, वो ना। चलो अब ये मत समझना, अब यहां होगा सर उसने होगा, उसने होगा। अरे भाई उसने क्यों होगा? एक बात बताओ, उसने क्यों होगा? क्योंकि राम कुमार वर्मा जी जो है ये हमारे लिए आदरणीय शब्द है, आदरणीय शब्द है। और आदरणीय शब्द जो होता है ना, ये हमेशा बहुवचन में होता है। आदरणीय शब्द जो होता है बहुवचन में होता है। हम कह देते हैं पिताजी को, बोल देंगे पिताजी को उसने बोलोगे क्या उन्होंने बोलोगे? अब पिताजी तो एक ही शब्द है, लेकिन आपने क्या बोला? उन्होंने कहा। तो जो आदरणीय शब्द होते हैं वो बहुवचन में होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा गुंजन बेटा, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया उपरोक्त अनुच्छेद को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद दूसरा वाक्य कौन सा है? तो दूसरा वाक्य क्या है आपका? वाह। वाह यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर कुछ नहीं है क्या? 14 नंबर नया कुछ आ गया, चलो नया आ गया। मतलब देखिए कितना कठिन है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में एक नया आपको क्लोज टेस्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, आराम से पढ़िए, इसका व्यवस्थीकरण कीजिए। तीसरा वाक्य निकाल लो सिर्फ ये, क्योंकि ये हर क्वेश्चन अलग अलग है। लेकिन तीसरा वाक्य निकालना तो कठिन है। इसमें देख लो कि अंतिम कौन सा वाक्य है, पहला कौन सा वाक्य है, वो ऑप्शन काट लो।
शुरू कहां से हो रहा है ये पकड़ लो। हाँ जी, अब ये समझ में आ गया कि इसका पहला वाक्य तो ये है, यहां से शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है, ये हमको क्लियर हो गया। मतलब वाक्य की जो शुरुआत है, वाक्य का जो क्रम है वो या से हो रहा है, ये तो फिक्स हो गया। तो या से हो रहा मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गया। चलो अंतिम वाक्य पकड़ लो, अंतिम वाक्य क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए हमने कहा इसको क्रम से बैठाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द और अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। अच्छा, अब इसके बारे में मुझे वापस देखना कहीं पे मिल रहा है, इसके बारे में मुझे दो चीजें मिल रही है कि रिपोर्टाज के लेखन को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। फिर रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। अब या तो वाह होगा या तो शाह होगा। देखिए रिपोर्टाज के लेखन को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। अब जो लिखने वाला होता है रिपोर्टाज के लेखन को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन उसके पहले यहां पर हमको पहले उसके बारे में बताना तो पड़ेगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका शाह। क्या आ जाएगा, शाह। क्या आ जाएगा कि रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित तो हो जाता है, और रिपोर्टाज के लेखन को अपने वर्ण विषय का क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। तभी तो वो क्या कर पाएगा, उसको लिख पाएगा, तभी वो क्या कर पाएगा, उसे ऐड कर पाएगा। होगा पूरा ज्ञान होता है के बाद यहां पर आ जाएगा वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसका आंखों देखा हो। यानी कि अगला यहां पर क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा, क्योंकि विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। सीधे कनेक्शन ला से देखने को मिल रहा है, सीधा कनेक्शन ला से देखने को मिल रहा है यहां पर। इसके बाद इसका लास्ट बचा क्या, हाँ, इसकी शैली कैसी होती है, विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिससे सरल, रोचक, आत्मीयता व भावपूर्वक का विशेष महत्व होता है। ये हो गया आपका क्रम, ये क्रम है आपका य श व ल ह। तो पूछा क्या गया है, वाक्य का इस पुनर्व्यवस्थित का तीसरा वाक्य क्या है, तीसरा वाक्य क्या अपना वाह, यानी कि विकल्प नंबर डी है। थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा कठिन था, इसे एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, फिर से बैठाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगला आता है। हाँ जी, आराम से पढ़िए इसे भी सभी। हैं, रा रह गया क्या, ओहो, रा रह गया, छोड़ो कोई बात नहीं, रा रह गया, देख लेते हैं, उसको भी बता दे। इसमें कुछ महत्व घटना होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ये लो, गुस्सा मत हो, ये लो रा और ये लो हा, ठीक है, डन। आ जाओ, आराम से पढ़ो। पांचवा वाक्य पूछा इसमें, व्यवस्था करने के बाद पांचवा वाक्य क्या होगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 वाक्य है, पांचवा पूछा है, मतलब अंतिम नहीं पूछा है, सेकेंड लास्ट पूछा उसने। हाँ, आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उसे लगाना ही है, माइनस मार्किंग है, क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में।
उस पर दिल पे मत ले लीजिएगा ना ईगो पे ले लीजिएगा, नहीं अब तो मैं सर लगाकर ही बताऊंगा या बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, जो स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा बेस्ट है, स्किप करना ज्यादा बेस्ट है ना, स्किप करना ज्यादा बेस्ट है। बढ़िया, चलिए। हाँ जी। ओके, मैक्सिमम लोग ने स्किप करने का प्रयास किया। आइए, अच्छा इसमें पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला वाक्य क्या होगा? देखिए पहला वाक्य यहां से शुरू होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कालक्रम की दृष्टि से चार काल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में किया गया। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत जो है वो यहां से ही की जा रही है, ये लीजिए, सेंटेंस की शुरुआत यहां से ही की जा रही है। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं कि इसका ये जो काल विभाजन किया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया चार दृष्टि से, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल जिसे अपन क्या कह देते हैं, भक्ति काल कह देते हैं, और ना उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, आधुनिक काल में किया गया। इसको इसका विभाजन किसने किया, इस कालखंड का विभाजन किसने किया? तो भाई साहब ये है आपके 1 नंबर कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कालक्रम से विभाजित इन कालखंडों का नामकरण इस प्रकार किया, आदि काल को अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य में विभाजित करके देश भाषा काव्य को वीर गाथा नाम दे दिया। सबसे पहले तो काल का विभाजन किन्होंने किया? इन्होंने किया। अच्छा, अब जिसमें से इसमें से आगे कहा, देखो नाम दे दिया गया, फिर कह रहे हैं यहां पर कि अपभ्रंश काल में जैन नाथ सिद्ध कवियों द्वारा लिखित जो सामग्री उपलब्ध है उसे वे साहित्य की कोटि में रखने को तैयार नहीं थे। अब चूंकि ये हमको पता हो, हिंदी साहित्य का इतिहास पता हो, तो फिर हम इसको लिख पाएंगे, इसका हम क्रम बैठा पाएंगे। इसके बाद क्या कहा गया? इसका कहा गया कि उनके अनुसार देश भाषा, उनके अनुसार देश भाषा काव्य की वीर गाथात्मक समुचे आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति है, साहित्यिक प्रवृत्ति है, इसलिए वह आदिकाल को वीर गाथा काल कहना उचित समझते हैं। और अंतिम तो हा बन गया, तो या व र श ल हा बन जाता है। पूछा गया उपरोक्त अनुच्छेद को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद पांचवा क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। ला यानी कि हमारा विकल्प नंबर सी निकलकर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, ओके नाइस, चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। बढ़िया, नेक्स्ट, स्किप करिएगा नहीं बनेगा तो, ओह खत्म हो गया। बढ़िया, चलो क्या लिखा है? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरे सेंटेंस को तोड़ा गया है, और पूरे सेंटेंस को तोड़कर अलग अलग कर देगा, तो किस सेंटेंस में क्या गलती है ये देखना है। बहुत सरल है, बहुत बच्चों से सरल है, पकड़ पाओ तो देखो। बढ़िया, देखो क्या कहा गया, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में क्या करना चाहिए? एकता। देखो ये आता है ऐसा, विभिन्नता में एकता कह लीजिए, या अनेकता में एकता कह लीजिए, या विविधता में एकता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहां पर एकीकरण नहीं आएगा, एकता आ जाएगा। एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाला तत्वों की पहचान करनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 17 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर अशुद्ध भाग का चयन करना है। चलिए जल्दी से बताइए।
नाइस। देखिए इसमें एरर कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए एरर क्या है इस वाक्य में, एरर ये है कि जो तुष्टिकरण है, तुष्टिकरण का मतलब तुष्टिकरण का मतलब होता है तुष्टि करना, करण का मतलब करना ही होता है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, मैंने आपको पढ़ाया वाक्य में, मैंने आपको वाक्य शुद्धि में पढ़ाया अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। देखिए जरूरत नहीं थी फिर भी हमने अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया। कुछ बच्चे ने कहा था कि सर मुझे वाक्य समझ में नहीं आया। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन है, करण का मतलब ही होता है करना, करण का मतलब ही होता है करना, मतलब ये समान शब्द है, समान शब्द हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। यहां पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता और ना ही राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी ऑप्शन नंबर ए कहा था उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं कल से ये कर दूंगा, पोल वाला सिस्टम कल से कर दूंगा मैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को, डी में क्या गलती है, तुष्टीकरण की जो नीति है वो अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता और ना ही राष्ट्र। तो आप ये बोल रहे हो कि सर इसके आगे ये लिखेंगे ना ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं राष्ट्र आगे ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर चीजों को बार बार नहीं लिखेंगे, जो चीज एक बार लिख दिया और लिख दिया ना ये वाक्य सही है। बढ़िया बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 70 के बाद 18 आता है, फटाफट लगाइए, फटाफट शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट है, 5 है, पांचों को भरिए। नहीं है, नहीं आएगा, वो सेंटेंस ऊपर से ही कंप्लीट है बेटा, डी नंबर में ऑप्शन ऊपर से ही कंप्लीट है। निकल जाएगा सचिन जी, बिलीव इन योर सेल्फ। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा प्रेम सब, देखिए अब क्लोज टेस्ट लगाने का तरीका समझिए, जो नहीं बने ना छोड़ के अगला पैसेज पढ़ना, इसी को आगे पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। हमने कहा कि प्रेम समाज के खाली स्थान की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। देखिए ऐक्य का मतलब क्या होता है, ऐक्य शब्द का मतलब होता है एकता। ऐक्य शब्द का मतलब होता है, जब मैं संधि पढ़ा तो आपको मैंने पढ़ाया था मत ऐक्य भाव ऐक्य, आप ध्यान से देखिएगा। तो जो ऐक्य लिखा है और एकता लिखा है तो एक ही बात है, एकीकरण एक ही बात है। ये तीन विकल्प तो गए। तो हमने कहा कि प्रेम समाज के विविध की एक महत्वपूर्ण शक्ति नहीं, प्रेम समाज के संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, संगठन के एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के एक भाग की जनता को, यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही, दूसरे भागों में हो रही क्या, दूसरे भागों में हो रही घटनाओं से परिचित कराती है। दूसरी घटनाओं से क्या करा देती है, परिचित करा देती है। अब बाकी ऑप्शन किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझे, यहां पर बाकी घटनाओं से परिचित करा सकती है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा। घटनाओं से परिचित कराती है, विभिन्न, नेक्स्ट है विभिन्न खाली स्थान के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण क्या है, यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। देखो यहां तक ये तो मुझे क्लियर हो गया कि यहां पे फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा, महत्वपूर्ण माध्यम है। मतलब मुझे थर्ड नहीं पता था लेकिन फोर्थ पता हो गया, ये है आपका माध्यम। तो हमने पहले डन कर लिया, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, हाँ जी
बढ़िया। तो ये क्या हो गया, प्रचार का एक क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम। लेकिन अब यहां पे बोल रहा है कि विभिन्न, क्या बोले यहां पर, विभिन्न शब्द आ गया। तो विभिन्न समस्याओं के बारे में, बाधाओं नहीं, विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह क्या, एक महत्वपूर्ण माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर फिफ्थ नंबर आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिफ्थ नंबर आप बताएंगे फटाफट। हाँ जी, क्या भरेंगे, कि किसी काल के, देखिए फोर्थ में हमने भर दिया माध्यम, यहां पर हमने भर दिया समस्या। आप चाहो तो मतलब मैं इंटरलिंक करने के लिए बोल रहा हूं, तो इंटरलिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ जी, तो क्या होगा यहां पर, तो किसी काल के खालिस्तान विषयों पर जनमत करने का भी यह साधन है। कौन सा साधन है, जनमत, किसी काल के महत्वपूर्ण विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है साधन है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल, यहां पर सभी के बढ़िया आंसर आ रहे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बात कर ले, आगे बात कर लेते हैं। यहां तक 5 के 5 क्वेश्चन सभी को समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं था, पूरे 5 के 5 क्वेश्चन हमने लगाए, बहुत सरल भी आया था 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, विभिन्न। आप देखिए यहां पर मुख्य का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर बात करना, यहां पर पहले ही लिख दिया है, यहां पर विभिन्न लिख दिया है, विभिन्न का मतलब होता है बहुत सारे, और मुख्य का मतलब होता है कोई एक, इसलिए यहां पर मुख्य शब्द नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गायब होना, किस मुहावरे का अर्थ गायब होना होता है, बताओ, इसमें से किस मुहावरे का अर्थ गायब होना होता है। देखते हैं कितने लोग पकड़ पा रहे हैं। बढ़िया, देखिए कसर लगना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना कसर का मतलब होता है, ठीक है। काठ मार जाना, इसका मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध हो जाना, हक प्रभ हो जाना, हक्का बक्का गोल हो जाना, वो होता है काट मार जाना। कलई खुलना, कलई खुलना का मतलब क्या होता है, कलई खुलना का मतलब होता है राज खुलना, कलई खुलना का मतलब होता है राज खुलना, कलई खुलना मतलब क्या, राज खुलना। और काम तमाम करना का मतलब होता है मार डालना, मार डालना। तो ये सबका अर्थ तो अलग अलग है, हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बच जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। बाकी सबका ऑप्शन मैंने बता दिया कि कसर लगना, आपका काम तमाम करना, कलई खुलना और काट मार जाना का अर्थ क्या क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, 11:30 बजे मॉक टेस्ट डेली रहता है बेटा, 11:30 बजे डेली मॉक टेस्ट चालू, आज से ही शुरू किया मैंने मॉक टेस्ट। क्या लिखा, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ मन को शांति मिलना होगा, मन को शांति मिलना होगा, इसमें से किस मुहावरे का अर्थ मन को शांति मिलना होगा। लिखा है आंचल में बांधना, आंचल में बांधना का मतलब होता है याद रखना, याद रखना होता है, आंचल में बांधना मतलब होता है याद रखना। कलम का धनी, कलम का धनी का मतलब होता है अच्छा लेखक, अच्छा लेखक, कलम का धनी का मतलब क्या होता है, अच्छा लेखक होता है।
एक की चार लगाना, ये तो हम खासकर घर में स्त्रियां करती हैं, है ना, क्या कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को बढ़ाकर कहना। फिर क्या लिखा है, कलेजा मुंह में आना, इसका मतलब होता है आपका बहुत अधिक घबरा जाना, बहुत अधिक घबरा जाना। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी बचता, कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इतनी डिटेल तो काफी है ना, सभी को इतनी डिटेल तो काफी है ना, मतलब इससे ज्यादा डिटेल तो नहीं चाहिए, यस और नो मुझे कमेंट कीजिए, इससे ज्यादा डिटेल तो नहीं चाहिए ना, बढ़िया सभी से ना इतनी डिटेल, बढ़िया इतनी डिटेल काफी है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ठीक है, लवकुश जी मैं ध्यान रखूंगा, इस बात का भी कर लूंगा, चलो इसको भी ध्यान रख लूंगा मैं ना, 11:45 वाला भी मैं काम कर लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, उनका भी दिक्कत नहीं हो। हाँ उनकी भी क्लास रहती है, अंकुश सर की क्लास रहती है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, बोल रहा है निम्नलिखित में से उस उचित विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का अर्थ बताता हो। इस शब्द का अर्थ कौन बताता है, अपवाद का मतलब क्या होता है इसमें से, अपवाद का मतलब क्या होता है इसमें से। हर्षल जी आपकी बात समझ नहीं पा रहे, एक बार और मुझे अच्छे से कमेंट कर दो। बढ़िया, चलो अब देखिए अपवाद का मतलब क्या होता है, इसमें से अपवाद का मतलब क्या होता है। अब देखिए भाग, हिस्सा और अवयव, अगर मैं बोलूं भाग, हिस्सा और अवयव, तो किसी चीज का भाग, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, भाग का मतलब हो जाएगा आपका खंड करना, टुकड़े करना, उसी का अर्थ हिस्सा भी करना हो जाएगा, और अवयव का मतलब भी एक हिस्सा और भाग होता है। तो इन सभी का हम क्या बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है टुकड़ा, खंड, हम क्या बोल सकते हैं, टुकड़ा कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं। मतलब ये तीन ऑप्शन तो अलग है, ये तीनों के तीनों गए। बाद आता है चिन्ह, चिन्ह का मतलब क्या होता है, चिन्ह का मतलब होता है लक्षण, चिन्ह का अर्थ होता है छाप, चिन्ह का अर्थ क्या हो जाता है, लक्षण हो जाता है, चिन्ह का अर्थ क्या हो जाता है, छाप हो जाता है। हम कह सकते हैं पहचान, क्या कह सकते हैं, पहचान, हम क्या कह सकते हैं, संकेत, क्या कह सकते हैं, संकेत। तो ऑप्शन नंबर ई भी गया, राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा। तो अपवाद का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलंक हो जाएगा। नेक्स्ट, तो मेरे हर्ष बेटा, प्यारे बच्चे, प्यारे, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑफिसर स्केल 1 मुख्य परीक्षा सॉल्व पेपर 2023 2023 10 सितंबर 2023, पूरा डेट लिखा हुआ है और उसी क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करा रहा हूं। अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बताओ कि ये कठिन है या सरल है। आप खुद से एनालिसिस करो कि जो टीचर कहते हैं, जो टीचर यहाँ पे सरल सरल करा देते हैं फिर कठिन कठिन एग्जाम में आता है, मैं तो वही करा रहा हूं जो मैंने पढ़ाया है यस ऑफिसर में, वही बात तो यहां पर करा रहा हूं, कुछ नई बात तो नहीं करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, है कि नहीं। चलो समुद्र, हाँ जी, समुद्र बताओ, सभी बताओ। हाँ, समुद्र का क्या है, समुद्र की पर्यायवाची क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का चयन कीजिए, ध्यान से देखिए कि उपयुक्त अर्थ कौन सा है।
तो हम क्या करेंगे, समुद्र की पर्यायवाची देखेंगे। जब भी अर्थ पूछेगा ना तो हम समुद्र की पर्यायवाची क्या क्या बोल सकते हैं। समुद्र की एक पर्यायवाची होती है आपकी नीरधी होता है, इसका जलधी होता है, पयोधी होता है, आपका जलधर होता है। समुद्र की पर्यायवाची समंदर होता है। और क्या बोल सकते हैं, समुद्र के अलावा एक बहुत अच्छी पर्यायवाची है इसका सिंधु होता है, सिंधु होता है। और एक होता है अर्णव। अर्णव शब्द जो होता है समुद्र की पर्यायवाची ही है। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी चीजें भी समझ लो, बाकी चीजों को भी बहुत अच्छे से समझ लो तो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई रहता है लाइफ में। जैसे लिखा आपका विश्वंभर, विश्वंभर किसे कहा गया है, ये कहा गया आपका विश्वंभर कहा गया आपका चतुर्भुज को कहा गया है, चतुर्भुज को कहा गया है। अच्छा, चतुर्भुज को कहा गया, इन्हें अपन उपेंद्र भी कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, दामोदर भी कह देते हैं, दामोदर। यानी कि एक शब्द में कहा जाए तो विष्णु की पर्यायवाची है ये दामोदर, विष्णु जी की पर्यायवाची विश्वंभर। फिर लिखा है आपका उदय, उदय, उदय को हम क्या क्या कह सकते हैं, उदय शब्द को हम क्या क्या कह सकते हैं। उदय शब्द का मतलब क्या होता है आपका, एक होता है क्रांति, एक होता है आपका अवतरण, एक होता है क्रांति, एक होता है अवतरण। अच्छा, यहीं पे हम बात करें पिनाक, पिनाक जो है ये धनुष की पर्यायवाची है, पिनाक जो है ये धनुष की पर्यायवाची है। इसे हम क्या कह देते हैं, त्रिशूल भी कह देते हैं, त्रिशूल, क्योंकि ये जिनका धनुष है वो हमारे शिव जी है ना। और यहीं पे लिखा है दामोदर, दामोदर की ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है। दामोदर को हम क्या कह देंगे, दामोदर को हम कह देंगे विष्णु। क्या कह देते हैं, विष्णु। इन्हें हम कह देते हैं चक्रपाणी, क्या कह देते हैं, चक्रपाणी। और बहुत सारे इनकी पर्यायवाची जो मैंने क्लास में ऑलरेडी डन कराया है कृष्ण की पर्यायवाची। तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्णव हो जाएगा। 27 नंबर पढ़िए क्वेश्चन फटाफट। आराम से पढ़िएगा। क्या लिखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक पृष्ठ में शब्दों का एक समूह या कोई वाक्यांश चिन्ह के माध्यम से लिखा गया है। वाक्य के नीचे ए बी सी और डी विकल्प दिए गए, इनमें से उक्त विकल्प का चयन कीजिए जो कि वाक्य के चिन्ह वाले अक्षरों के स्थान पर। ठीक है, सीधी सी बात है, वो ये कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसकी जगह पर बेस्ट क्या होगा, जिसको इसको इंग्लिश हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह देते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह देते हैं इसको। तो अगर आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं आप, देख लीजिए। सेंटेंस इंप्रूव करना है, करिए। बहुत सरल सा पूछा गया बच्चों, ऐसा पूछा गया ये तो बिल्कुल शानदार, वेरी नाइस। क्या लिखा है यहां पर, अपनी महत्व नहीं होता, महत्व तो अपना होता है। अपना महत्व, अपना महत्व, अपना महत्व। और अपना विशेषताएं नहीं, अपनी विशेषताएं, अपनी विशेषताएं। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो हम कहेंगे उत्सव कोई भी हो उसका अपना महत्व व अपनी विशेषताएं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर, 28 नंबर फटाफट देखिए। इसमें भी सेंटेंस इंप्रूव करना है, यहां पे इस जगह पर अगर इंप्रूव करना है तो इंप्रूव करो, अगर इंप्रूव हो सके तो। यह भी कुछ समय पहले ही पढ़ा हमने, सोचो लाइव इस 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो गए। ध्यान से पढ़ोगे तो ये पीछे भी हमको मिला है जब हम वाक्यों का पुनर्व्यवस्थीकरण कर रहे थे, तो ये हमें वहां पे टकराया है। हाँ, भारत जो है किसका देश है, भारत समानताओं का देश तो नहीं है, भारत प्राकृतिक देश है नहीं, भारत सुंदरता का देश है नहीं, क्योंकि यहां पे बोल रहे इनकी इतनी विविधता विश्व के किसी और देश में शायद ही मिले। तो सीधी सी बात है, वो कहना क्या चाह रहा है कि भारत
विविधताओं का देश है, इतनी विविधता विश्व के किसी और देश में शायद ही मिले। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही क्या छिपा हुआ है, आंसर छिपा हुआ है। बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल हर्षल जी, अब आप कहते हो कि लाइव रियल एग्जाम में कठिन आते हैं क्वेश्चन। चलिए, यहां पर इंप्रूव करना है, पूरा सेंटेंस पढ़ो और मिलान करो कौन सा सही होगा। समाज में निर्धन वर्ग को शिक्षा प्रदान करके बाल मजदूरी को लागू किया जा सकता है। अब जब आप निर्धन वर्ग को शिक्षित कर रहे हो तो बाल मजदूरी को लागू थोड़ी करोगे आप, बाल मजदूरी को क्या करोगे, बढ़ाओगे, या बाल मजदूरी को घटित नहीं, बाल मजदूरी का प्रबंधन नहीं, संशोधन आवश्यक नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऑप्शन में एलिमिनेट कर जाओगे तो भी ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। क्या हो जाएगा कि समाज में निर्धन वर्ग को शिक्षा प्रदान करके बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्या लिखा है, सत्य बोलने वाले को कदम कदम पर उन्नति करना पड़ता है किंतु अंत में विजय उसे ही प्राप्त होती है। बताइए। अब जो सत्य बोलता है, सत्य बोलने वाला उन्नति कभी करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो सत्य बोलने वाला क्या होता है, कदम कदम पर कार्य करता है, नहीं। सत्य बोलने वाला कदम कदम पर संघर्षशील हो सकता है, सत्य बोलने वाला कदम कदम पर अग्रसर आगे नहीं होता है, और कदम कदम पर कदम कदम पर संघर्ष। तो सत्य बोलने वाले को कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, संघर्षशील, संघर्षशील होना पड़ता होता है। अगर करने की जगह होना पड़ता है तो फिर संघर्षशील हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि सत्य बोलने वाले को कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है किंतु अंत में विजय उसे ही प्राप्त होती है। बिल्कुल, बहुत शानदार। समानता, समानता मतलब होता है यूनिटी, ये यूनिटी है भाई। देश हमारे यूनिटी नहीं है, अलग अलग। अब विश्व के किसी और देश में नहीं मिलता कि भारत विभिन्नताओं का देश है। विविधताओं का मतलब क्या हो जाता है, विविधता का मतलब अलग अलग संस्कृति है भारत में, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल है, बहुत सारी चीजें हैं, सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, बहुत सारी चीजें। तो इसी को एक बात में कहा गया है कि भारत जो है विविधताओं का देश है, समानता का देश नहीं है। अलग अलग है यहाँ पे, कल्चर अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है, उसकी बात की गई बेटा, है ना, क्या बटी ना। चलो 31, आलस्य का त्याग। नेक्स्ट है, आलस्य का त्याग करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य को निश्चित समय में प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अगर संशोधन है तो है, नहीं है तो फिर ऑप्शन नंबर ई बता सकते हैं। हाँ जी, देखो यूं तो ये वाक्य आपको सही लग रहा है, अगर आप इस वाक्य को देखेंगे तो सही लग रहा है कि आलस का त्याग करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य को निश्चित समय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। लेकिन ये वाक्य में संशोधन की आवश्यकता है। यहां पर राइट हो जाएगा ये, आलस को त्यागने से, आलस को त्यागने से, त्याग करने से नहीं, आलस को त्यागने से मनुष्य को अपने लक्ष्य को निश्चित समय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यहां पर हमें क्या करना है, संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर सही होगा आलस को त्यागने से, आलस का त्याग करने से नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट गद्यांश आया है, फिर से गद्यांश आया, आराम से पढ़िए।
हाँ, थोड़ा अंडरलाइन रॉन्ग रही होगी। आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। स्पर्शनीय शब्द का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, मतलब स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पर्शनीय विशेषताएं पैदा करता है। स्पर्शनीय का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य हो जाता है। ठीक है, बढ़िया, चलिए बढ़िया। 8 क्वेश्चन और बचे, फिर अपन रुक जाएंगे। ठीक है, पूरे लगाना है 33। इसी पैसेज का अगला लिखा है कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है, इसमें से क्या बताया है मुख्य रूप से, इस वाक्य में क्या कहना चाह रहा है लेखक। हाँ, तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताने का प्रयास किया है। तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने इसमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष खून खराबे से लड़ा गया था। गांधी जी ने इसे सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था व अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का था। यानी कि पूरा जो केंद्र बिंदु इस वाक्य का जो मुख्य है वो है कि गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये मेन बिंदु है यहां पर। तो उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा रहा, वो ये बताया उन्होंने इस पैसेज के माध्यम से। चले नेक्स्ट है आपका कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या रहा, बताइए। उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, ये जो लेखक लिखा इस गद्यांश को, उनका उद्देश्य क्या रहा। बहुत सरलता से है, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। भाई लेखक जो है धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य नहीं था, ऑलरेडी है। जनतांत्रिकता में हानि बताना था, बिल्कुल भी नहीं था। अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना था, बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि क्या था इनका मुख्य उद्देश्य कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बतानी थी कि कितना स्ट्रगल किया उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने, उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष कैसा रहा। यहां पे वही लिखा है, ये वही बात कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। ये चीज तो आपके संविधान में भी लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता। तो ये तो आप बिना पैसेज को पढ़े भी बता सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता बिना पैसेज को पढ़े भी बता सकते हैं।
इसके लिए पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का क्या करना? आदर करना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का आदर करना। यहां पे लिखा भी है, देखिए कहीं लिखा क्या? ये लिखा, धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। देखो, स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा, मतलब सभी धर्मों का जो आदर करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेज में कैसे माना जाए कि हम स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक थे? हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलता है? इस पैसेज के हिसाब से ये लिखा है ना, ये लिखा है, कैसा था कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ये कैसे पता चलेगा? जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता को अगर ध्यान में रखोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता को आप ध्यान में रखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने भाग लिया था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 30, क्वेश्चन नंबर 37। पैसेज के बाहर आ गए, ये पैसेज कंप्लीट होता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे पैसेज में, कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? ये शब्द क्या है? सबसे क्या है? अब इस वाक्य में मैं उतना ही निकाल के लिखता हूं मैं ना। सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी। अब नदी क्या है? तो नदी है संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? चौड़ी। तो चौड़ी हो गया भाई साहब विशेषण। और अगर विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा फिर वो संज्ञा नहीं कहलाता है, फिर वो कहला जाता है आपका विशेष। वो कहला जाता है आपका विशेष। और कितनी चौड़ी? तो आपने कहा सबसे चौड़ी, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये कहला देते हैं प्राविशेषण कहला जाते हैं। ये क्या कहला जाते हैं? प्राविशेषण कहला जाते हैं। तो जो विशेषण की भी विशेषता होता है उसे हम प्राविशेषण कह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शानदार। नेक्स्ट 38। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? इस शब्द का अर्थ बताना है आपको। अपेक्षा का अर्थ क्या है इसमें से? अपेक्षा का विलोम है उपेक्षा। ये विलोम शब्द है, अर्थ नहीं है ना, ये विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गया। हाँ, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का एक अर्थ होता है आपका उम्मीद, और अपेक्षा का एक अर्थ होता है तुलना। राम श्याम की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तुलना कर दिया। मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप चले जाएंगे बीच क्लास से तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो भाई अंधकार होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। स्निग्ध होगा क्या? स्निग्ध मतलब होता है सिकुड़ना, कोई चीज छोटा होना। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, और इच्छा जो है ये उम्मीद से ही बनती है। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? अभिलाषा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी ने डी बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 39 नंबर। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन बोला है। त्रुटिहीन बोला मतलब 3 वाक्य में गलतियां होंगी और 1 वाक्य में गलती नहीं होगी। किस वाक्य में गलती नहीं है वो बताना है आपको। इसमें से किस वाक्य में गलती नहीं है वो बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर फटाफट खत्म हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ सर, आप पटना क्यों नहीं आए? पटना क्यों नहीं है भाई? मेरे और भी क्लास, मेरी मतलब
यस ऑफिसर के अलावा और भी क्लासेस चलती है ना इसलिए वहां से तो मुझे छुट्टियां नहीं मिली ना बेटा। चलिए भैया आइए चेक कर लेते हैं कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। चलिए हमने कहा शरीर पर ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। भाई साहब क्या होगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन 2023 एमसीक्यू का, फटाफट इसको भी लगाते हैं और फिर क्लास को रोकते हैं। क्या लिखा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाद दिखाना, सब्ज बाद नहीं होता, टाइपिंग मिस्टेक, सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। हाँ जी, तो जो देखिए ये तो हमने पहले ही पढ़ा, जो मुहावरे में लिखा है वो उसका अर्थ नहीं है, जो मुहावरे में लिखा है उसका अर्थ वो नहीं है, यानी कि सब्जियों का बाग दिखाना ये उसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। हरे भरे उद्यान की सैर करना ये नहीं होगा। अब सब्ज बाग दिखाना हिम्मत बांधना नहीं होता है, बल्कि झूठे वादे करना होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे मुहावरे में लिखा हुआ है, या आप उस क्लास में चेक करोगे, इस क्लास में लिखा हुआ है सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वादे दिखाना होता है। क्लियर है, बढ़िया, चलिए बढ़िया, ओहो धन्यवाद आ गया क्या, नाइस। तो कैसी रही आज की क्लास, मजेदार थी, कुछ सीखने को मिला, यस सर बिल्कुल सीखने को मिला। ऐसे ही हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 2022 के क्लास को, ठीक है। और मैं एक बार टाइम कंफर्म कर लूंगा और टाइम मैं आपको बता दूंगा कि 11:45 करना है या 11:30 ही रखना है, ठीक है। मैं कल की टाइमिंग चेक करके आपको अपडेट दे दूंगा। तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ किसके कितने मार्क्स रहे। देखिए 40 में किसके कितने मार्क्स थे, फटाफट मुझे सभी कमेंट करिए। आउट ऑफ 40 किसके कितने मार्क्स रहे जल्दी से। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 29, 27, 38, 8 गलत हुए, 32 सही हुए, मतलब 32, बढ़िया। देखिए ये तो पहला मॉक था, तो आपने बहुत अच्छा किया, और लगाएंगे तो ये नंबर बढ़ जाएंगे ना, नंबर बढ़ जाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा नंबर लाया आपने। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।